बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर दो प्रश्न पत्र होंगे। उनका नाम क्या है? पहला जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। पहला जो प्रश्न पत्र है पॉलिटिकल थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचार। बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के आज अपना जो पहला जो प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत उसका टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे अपन। अपना आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था जिसमें सरकार की कार्यपालिका, सरकार के अंग वैसे तीन होते हैं, लेकिन इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन अंग होते हैं, लेकिन न्यायपालिका को अलग किया गया है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं समझे। संस्थात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं और शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया जाता है। मतलब इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति भी होती है, लेकिन संस्थात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दोनों में बंटवारा नहीं किया जाता है शक्तियों का, और मैत्रीपूर्ण संबंध जरूर होते हैं। शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को संस्थात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता का पहला पॉइंट जो है वह पहला पॉइंट है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में ये कहा जाता है कि अगर कार्यपालिका है तो व्यवस्थापिका है और व्यवस्थापिका है तो कार्यपालिका है। एक दूसरे से बंटवारा नहीं किया जा सकता, एक दूसरे में समन्वय होना जरूरी है। अर्थात व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है और कार्यपालिका की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि व्यवस्थापिका के अनुसार ही कार्य करे। इसलिए कहा जाता है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, नाम मात्र की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं में, वो जैसे भारत देश के अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, उसी प्रकार इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है सम्राट या राजा के पास होती है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका के अंदर जैसे भारत देश की बात करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वह शक्ति मंत्री परिषद वह प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक काम वह करता है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये तो हुई भारत देश की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पे नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति का पद होता नहीं है, तो वहाँ राष्ट्रपति का जो पद नहीं होता है, तो वहाँ नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है सम्राट या राजा, सम्राट को ही राजा कहा जाता है, राजा को ही सम्राट कहा जाता है, तो उनके पास होती है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वहाँ पे भी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है। तो दोनों में संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में दोनों में इस प्रकार का अंतर किया गया है कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है
कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जो दायित्व है वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का दायित्व है। अगर कार्यपालिका में अर्थात किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है सदन में, तो सारी कार्यपालिका यानी अर्थात सारी सरकार भंग हो जाएगी। इसलिए मंत्रिपरिषद की इस शासन व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामूहिक मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध बने रहें। अर्थात क्योंकि कार्यपालिका का जो निर्वाचन है, कार्यपालिका का जो गठन किया जाता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें विशेषताओं के अंदर व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कार्यपालिका के सदस्यों को जिस मंत्री को जो विभाग दिया जाता है उस विभाग की खुद की जिम्मेदारी है और उसकी जिम्मेदारी के साथ कार्य करे, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी का काम भी इस शासन व्यवस्था में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वह ये पॉइंट है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण नेतृत्व होता है, क्योंकि पूरे देश की शासन व्यवस्था तो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है, लेकिन वास्तविक जो कार्य किया जाता है वह वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा वास्तविक कार्य किए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसमें इस शासन व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री का नेतृत्व बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी जो विभाग है उनका सभी मंत्री है और उनका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है ये सब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इन दोनों अंगों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कार्यपालिका जीवित है तो व्यवस्थापिका भी जीवित है और व्यवस्थापिका जीवित नहीं है तो कार्यपालिका भी जीवित नहीं है। इसलिए इन दोनों में समन्वय बना रहना जरूरी है। बिना समन्वय कोई भी कार्य नहीं होता है। इस प्यारे विद्यार्थियों, तो आज जो अपन ने पढ़ा कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो पॉइंट पढ़े हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल इजी हैं, थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।